पाकिस्तान में तो एक ही बंदे का नाम आ रहा है। 1400 पाकिस्तानियों के हैं, तो उसमें सिर्फ एक ख़ानदान का नाम लिया जा रहा है जी। और न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है, वो चाहें तो मैं आपको अंग्रेज़ी इबारत भी पढ़ के सुना देता हूँ कि जनरल अख्तर पे उनके 40 साल करियर में कभी कोई इल्ज़ाम नहीं आया। अब सवाल पैदा होता है उनके साहबजादों का, वो कारोबार करते हैं तो वो ख़ुद अपने मौक़े की वजाहत कर सकते हैं। मैं उनमें से एक एक का पूछ लें, 4 साहबजादे हैं जो मैं जानता हूँ, मैं आपको बता दूँ। अच्छा, ये इंटेलिजेंस एजेंसी के सरवर आ रहे हैं, ये भी बता दें। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, ये जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान तवील तरीन अरसे तक ISA के सरबराह रहे। कभी कोई शख्स इतना अरसा ISA का सरबराह नहीं रहा। उनके ज़माने में ISI बनी। अच्छा। दुनिया की टॉप, जब एक वक्त में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसी है, मुसाइद और CIA से भी बेहतर है जी। इक्विपमेंट बेहतर हुआ, काम बेहतर हुआ, नताइज निकले, उनको सुपर स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता था। मैंने उन पे किताब लिखी, मुझ पे भी बड़ी तनकीद हो रही है। चलिए, आपने खुद ही कह दिया, ठीक है, नहीं करें, शौक से की ज़द में आप नहीं हैं। शौक से लोगों का हक है तनकीद करें, मुझे उस पर क्या एतराज़ है। मैंने जो हकीकत ये है कि जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के बस गिनती के चंद जोड़े थे। हकीकत ये है कि उन्होंने अपना प्लाट बेच के अपने बेटे को भेजा, उसने फिर बाद में अपने भाइयों को बुलाया, उसने कारोबार किया, ही एंड द मनी। जब यहाँ नेशनलाइजेशन की गई तो यहाँ एक सरमायादार ने, जो जहांगीर तरीन के रिश्तेदार थे, उन्होंने रुपया भेजा। अच्छा। उन्होंने एक ट्रेनिंग की थी, अकबर बड़े भाई का नाम है, उन्होंने एक ट्रेनिंग की थी टर्न की बेसिस पे, फैक्ट्री लगा के, जो दूसरे मुल्कों से अमेरिका में लोग जाते हैं तो वो उनको फैक्ट्रियाँ लगा के को कारोबार चला के देते थे। और उन्होंने पहले मुलाजमत की, फिर वो अदारा बनाया उन्होंने, ठीक है, और वो बड़े कारोबारी हैं। हुमायूं जो हैं वो भी कंसल्टेंट थे इंश्योरेंस कंपनियों के एक। अच्छा, गाजी खां एक बैंक में काम करते थे। ये मैट्रिक पास बच्चे तो नहीं थे जबकि बात हो रही है, तो ये सब बिजनेसमैन थे। हारून अख्तर जो हैं वो अमेरिका और कनाडा की हिस्ट्री में यंगेस्ट एक्चुरी होल्डर हैं। एक्चुरी एक डिग्री होती है जिसमें ये से बड़ी कोई डिग्री नहीं है। अच्छा। फाइनेंस में, बिजनेस में, जिससे बड़ी कोई डिग्री। एक ज़माना था पाकिस्तान में 4 ऐसे आदमी थे जो एक्चुअली की डिग्री रखते थे, उसमें से 2 ये भाई थे, हुमायूं और हारून। ठीक है। और जब ये पढ़ रहे थे तो ये काम करते थे, हॉस्टल के बर्तन धोते थे। ठीक है, इतने वसाइल नहीं थे उस वक्त कि ये बेच सकें, यहाँ से उनके वालिद पैसे बेच सकें। जनरल अख्तर के पास अपनी गाड़ी तक नहीं थी। उनका एक मकान था जो उस ज़माने में उन्होंने इस्लामाबाद में बनाया था, जब यहाँ कोई भी मकान बना सकता था, यानी 2-4 लाख रुपए में प्लाट मिलता था। व्हेन ही वाज ए ब्रिगेडियर। वो कभी टेलीविज़न पे नहीं आते थे, कभी अखबार में उनकी तस्वीर नहीं छपी, कभी रेडियो पे नहीं आया। वो तस्वीर बनाने नहीं देते थे, वो अपने काम से काम रखते थे। वो घर का खाना खाते थे, बिटवीन द मील्स कोई चीज़ नहीं खाते थे, सिगरेट भी नहीं पीते थे। अच्छा। अगर मिलियंस ऑफ डॉलर हैं तो वो किस लिए हैं? अच्छा, हारून साहब, आपने बड़ा करीबी वक्त गुजारा है जनरल अख्तर साहब के साथ, ये बताइएगा। जनरल अख्तर के ख़ानदान के साथ, वो तो शहीद हो चुके थे 88 में, उनके ख़ानदान के साथ। 1985 में पहला अकाउंट जो जाहिर कर रहा है स्विस सीक्रेट उनके बेटों के नाम पे 85 में, कुछ अंदाजा आपको है कि उस वक्त इनकी उम्रें क्या थी? क्या वाकई अर्निंग पोजीशन में थे, स्टूडेंट लाइफ में थे? अकबर उस वक्त बिजनेस कर रहे थे 85 में, और 86 में ये सारे भाई बिजनेस में थे। मैंने आपको उसकी तफसील भी बता दी। फिर ये पाकिस्तान आए, इन्होंने एक पेप्सी का जो प्लांट जो डूब चुका था, बैंकरप्ट था, दिवालिया हो चुका था, वो इन्होंने ख़रीदा। ये एक अनपॉपुलर ब्रांड था, इन्होंने मेहनत करके उसको चलाया और मुकाबल कंपनियों से के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कामयाब रहा। फिर इन्होंने एक शुगर मिल लगाई। शुगर मिल आपको पता है लोन लेके लगाई जाती है। ऐसे ही है। फिर टेक्सटाइल के बिजनेस में गए, फिर और बिजनेस भी किए। ठीक है। 3 हुकूमतों ने उनके अकाउंट्स चेक किए। कौन कौन से? मुशर्रफ हुकूमत ने, जरदारी हुकूमत ने, बेनज़ीर हुकूमत ने। बेनज़ीर रही ना वज़ीर आज़म, फिर जरदारी साहब सदर रहे। जी जी। तो मिला क्या? कुछ मिला इनके अकाउंट से? अगर मिला होता तो कोई कार्रवाई भी होती ना। ठीक है। जिन अकाउंट, मुशर्रफ ने तो एक स्टेज पे हुमायूं को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला किया।
ये मिला था। अच्छा, तो हारून साहब जो डिटेल्स इस अकाउंट के हवाले से 85-86 के हवाले से आ रही हैं, उसमें कुछ दूसरे मुल्कों की फंडिंग के हवाले से बात आ रही है, ये कुछ आप बता सकते हैं ये प्रोसेस किस तरह से होता है? एक तो ये है ना कि एजेंसियां पैसे रखती हैं। हाँ, इंटेलिजेंस एजेंसियां पैसे, मसलन ईरान का एक बैंक है मिल्लत बैंक, उसके पैसे हैं। हाँ, जिस पाबंदियों का भी अभी ठीक है ना, पाबंदियां हैं, तो मुमकिन है उन्होंने ये ऑप्शन निकाला हो कि वो पैसे वहां रखे जाए। दुनिया भर के लोग पैसे वहां रखते हैं, एजेंसियां, या फिर उसकी ओवरसी किया जाता था। रैगन ने कहा था कि CIA भी इसकी निगरानी करे, जहाँ लोग खुद निगरानी करते थे। एक दिलचस्प बात यह है कि रुपयों के लेन देन से जनरल अख्तर का कोई ताल्लुक ही नहीं था, उन पे तो खैर कभी इल्जाम लगा ही नहीं। तो फिर कौन था? ब्रिगेडियर यूसुफ डील करते थे इसको। मैंने ब्रिगेडियर यूसुफ से पूछा, जिनकी किताब है द बियर ट्रैप, कि पैसे को कौन डील करता? उनका मैं डील करता था। मैंने कहा कैसे? उसने कहा मिसाल के तौर पे हम नकद पैसे, आखिरी साल 87 में $900 मिलियन सऊदी अरब से आए थे। अच्छा, असला चीन से आता था, खरीदारी चीन से की जाती थी, फंडिंग ज्यादा सऊदी अरब करता था, कुछ अमेरिका करता था। ब्रिगेडियर यूसुफ को पाकिस्तानी फौज की तारीख के बेहतरीन अफसरों में से एक माना जाता है। मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ, उस ज़माने के अफसर जिंदा है, कोई इसकी तरदीद कर दे। जनरल हमीद गुल साहब ने मुझे बताया और लोगों ने बताया कि वो इस तरह के आदमी थे, इतने बड़े आइडियलिस्ट थे कि वो ISI के दफ्तर में खाना नहीं खाते थे जहाँ बेहतरीन खाना पकता था। वो कहते थे ये जहाद का पैसा है, मैं इनसे खाना नहीं खा सकता। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये बात सही है, मैं चाय पी लेता था कि मैं रह नहीं सकता था, चाय के तो 12 घंटे काम करना होता था। मैं अकेला दफ्तर आता था, खुद गाड़ी चला के अकेला चला के जाता था, घर से खाना खा के आता था, घर जाके खाना खाता। सही। जुनेजो को फ़ोन किया जनरल हमीद गुल ने कि वो उसको रिटायर कर दिया, जो बड़ी ज्यादती की गई है उसके साथ। अच्छा, तो उसके पास तो कुछ भी नहीं है, एक प्लाट ही उसको दे दें। उससे उन्होंने छोटा सा एक बिजनेस किया। मैंने उनसे पूछा कैसे, नकद पैसे भी देते थे? कहाँ देते थे? मिसाल के तौर पर किसी महाज जंग पर देखे ना, पाकिस्तान की सरहद पे आकर रूस बैठा था और उसका टारगेट ग्वादर था। उन्होंने कहा मसलन किसी महाज जंग पर जूते तो हैं, वर्दियां तो हैं, अनाज के पैसे नहीं हैं, कम पड़ गए। कोई आसान तो नहीं है ना खुफिया गोरिल्ला जंग लड़ना। तो मसलन हिकमत यार है, रब्बानी साहब आए, कोई सयाफ साहब आए, तो खामोशी से उनकी गाड़ी में कुछ पैसे रख दिए जाते थे, कोई नकद पैसों की भी ज़रूरत होती है, और मैं उसको डील करता था। अच्छा, उन किताबें लिखी है बियर ट्रैप। लेकिन हारून साहब हैरान कुन तौर पे ये बात है कि 1400 खानदान है, ठीक है, उनमें सिर्फ एक ही शख्स के खानदान का नाम आना, मेरा ये ख्याल है कि ये जो खबर, जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, देखिए ना, कुछ ऐसी शख्सियात हैं उनकी तरफ इशारे किए गए। नाम क्यों नहीं लिया गया? अब वो कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान है। इमरान खान तो कभी पैसे हुए ही नहीं इतने। कुछ सहाफती लोगों की तरफ भी इशारा आ रहा है को हो गए। भाई सबके नाम दें ना, कुछ के नाम देने का क्या मतलब है? मेरा ख्याल है कि कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें नादुरुस्त है, बैंक ने भी तरदीद की है। हाँ। कुछ दुरुस्त हो सकती है। ये तो साफ नजर आता है ना, किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने फीड किया। हाँ, अभी 90% तो वो बैंक ये दावा कर रहा है ये अकाउंट्स हमारे क्लोज हो चुके हैं। 60% तो वो कहता है उन्हें 15 में। पैसे तो बरतानिया जा रहा है। बरतानिया में 500 इंडियंस ऐसे हैं जो मफरूर करार दिए गए हैं, जिनमें से बेशतर बिलियनर हैं, उनमें से सिर्फ एक का वापस किया गया। यूरोप में इन्वेस्टमेंट हो रही है। अच्छा हारून साहब, ये मैं स्विस सीक्रेट्स की बात नहीं कर रही, सोशल मीडिया पे तो जनरल क़यानी साहब का नाम भी बड़ा आ रहा है। जनरल क़यानी साहब मुझे बताइए, मुझे एक दिन उन्होंने कहा कोई बात थी जिसमें वो नाखुश थे, कोई खबर मैंने दी थी, उन्होंने कहा ये खबर नहीं थी, बड़ी ज्यादती की। मुझे उन्होंने फ़ोन किया मिल सकते, मैं गया तो उन्होंने मुझे सूप कहा, ये सूप पी लें। मैंने उसका एक चम्मच पिया और मैंने कहा मैं नहीं पीता, ये मिर्चों वाला सूप मैं नहीं पीता। मैंने कई दफ़ा कहा है, मुझ पर बड़ा तंज किया जाता है, एक खाना उनके घर में पकता था। मैंने जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तो उनके भाइयों पे एतराज़ किया। ठीक है, जनरल साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि आप ये मालूम करें मैंने किसी शख्स के को रुका लिख के दिया हो, मैंने किसी को टेलीफोन किया हो, मैंने कभी ज़ुबानी सिफारिश की। मुझे शहबाज शरीफ ने कहा कि आपका भाई हमारे साथ काम कर रहा है रिंग रोड पे, मैंने कहा कि अगर वो ज़रा सी भी कोई गलत काम करे किक हिम आउट। ठीक है, और उसने किया भी नहीं काम, छोड़ दिया उसे।
अच्छा, अगर उनसे कोई शिकायत है उसके जनरल कैनी जिम्मेदार है? जनरल कैनी का एक जजीरा है जी, कहा जाता है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया वो कभी गए ही नहीं। जजीरे का कोई नाम ही नहीं। रहते वो अपने घर में, कि जी एयरपोर्ट पे उनको वापस कर दिया, एयरपोर्ट पे उनको वापस कर दिया। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैं वीज़ा ही नहीं अप्लाई किया, जाके पूछे एम्बेसी से और वजारत खारजा से। फिर वजारत खारजा ने उसकी तरदीद नहीं की तो चौधरी निसार पुट हिज फुट डाउन और वजारत दाखिला ने उसकी तरदीद की कि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं है। अच्छा। वो गए ही नहीं कभी ऑस्ट्रेलिया, उनका भी वीज़ा ही नहीं अप्लाई किया। अच्छा, चले, वाकई की आपने बात की, फौज की भी आप बात करें हारून साहब। ये जो जाओ लगे 2 मकानों की तस्वीरें दिखाई गई। हाँ, वो कह रहे थे, उनसे रिलेट कर रहे थे कि ये उनके मकानात थे। हाँ। वो हमारे गांव के खानदान के मकान थे, हम जाती तौर पे जानते थे। उस खानदान को कहते बोले। अच्छा। बहरों का खानदान, वो सारे भाई ऊंचे सुनते थे। अच्छा। अब ये खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे, हम ना होते तो किसी और के चर्चे। क्या बात, कितना सच है कितना झूठ है हम नहीं जानते। अच्छा, चलिए एक अच्छा, फिर हुकूमत पाकिस्तान इसकी तफ्तीश करे ना। उनके बिजनेस है, उनके बिजनेस है, उनका लेन देन है। वो जनाब दुनिया भर में पैसे भेजते हैं, आते हैं, वसूल करते हैं। कितना एक तवील जमाना गुजर गया है, 25-30 साल उनको बिजनेस करते हुए। उनसे बुला कर पूछ लें। हाँ, इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ताकि क्लियर हो सके मामला। ठीक है, एक और सच बताइए हारून साहब, ये उजड़े कैंप और असलहे की हकीकत के हवाले से क्या हकीकत क्या है? असलहे की हकीकत ये है कि जनरल अख्तर तो थे ही नहीं उस वक्त। वो तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे, ISI के चीफ तो जनरल हमीद गुल थे, और उन्होंने रिजाइन कर दिया था। मेरी अखलाकी जिम्मेदारी। मसला ये था, अमेरिका और रूस ने सुलह कर ली। रूसियों ने कहा वापस चले जाएंगे। मुजाहिदीन से कहा गया सेफ पैसेज दें। हिकमत यार से मैंने पूछा, उन्होंने कहा सेफ पैसेज। हिकमत यार ने कहा मैं अकेला कैसे सेफ पैसेज दे सकता हूँ? अच्छा। हम तो माहिदे में वैसे फरीक भी नहीं है, हम कैसे दे सकते हैं? तो अमरीकियों ने उड़ाया ना, जो ये कह रहे थे कि असला न दें इनको हुकूमत पाकिस्तान पे। ज़ियाउल हक के और अमेरिकियों के इख्तलाफात हो चुके थे। उन्होंने कहा कि बग़ैर किसी गारंटी के कि यहाँ एक निगरान हुकूमत बनेंगे अफ़गानिस्तान में, आपने एक मुआहदा कर दिया। उन्होंने मना किया। वो नूरानी साहब थे कि उन्होंने साइन किए थे, MN थे, वो वज़ीर ख़ारिजा थे। और मुझे मैं बहुत कलक के साथ कहता हूँ कि वो ISI के 500 रुपये के मुखबर रह चुके थे। ठीक है, और ज़ियाउल हक की मर्जी के खिलाफ जो उस पर दस्तखत के, यही इख्तलाफ की बुनियादी वजह थी। ठीक है, चलिए। ओजड़ी कैंप का इल्ज़ाम किस पे आता है? कोई तफ्तीश हुई उसकी? मामला तो ऐसे ही रह गया हारून साहब। नहीं तो उस जब तफ्तीश नहीं होती तो आप ऐसे ही किसी पे इल्ज़ाम लगा। वो उस पे इल्ज़ाम लगाया गया, एक मिसाइल उन्होंने भेज दिया है अपना जो जनरल फजल हक पे, और उनको कत्ल कर दिया गया। कभी किसी ने उसको सबूत तो नहीं दिया। वो ईरान एक मिसाइल पहुंचा। अब अफ़गानिस्तान में मिसाइल हैं, फ़र्ज़ कीजिए 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, स्टिंगर मिसाइल थे। तो वो एक आदमी, ये हो सकता है वो किसी तरह ईरान पहुंच गया, उसके ज़िम्मेदार कौन है? अफवाह एक चीज़ है, इल्ज़ाम एक चीज़ है, सबूत एक दूसरी चीज़ है। सबूत और हकीकत एक अलग दूसरी चीज़ है।